नहीं। देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल अर्थात इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मगध पर जितने सारे लोग शासन किए, जितने सारे वंश शासन किए, उसमें से सबसे मजबूत वंश कौन सा रहा? मौर्य वंश रहा। और मौर्य वंश की गाथा इतिहास के पन्नों में अलग अलग साहित्यिक स्रोत से हमको प्राप्त हुआ, ठीक है ना, कि मौर्यकालीन की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मौर्यकालीन की नगरीय व्यवस्था बहुत अच्छी थी, मौर्य काल में, ठीक है ना, प्रशासनिक व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि वह बड़े से बड़े एरिया को बड़ी आसानी से क्या कर रहा था? कवर कर पा रहा था। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, कौन सा वंश? जिस वंश का नाम है शुंग वंश। पुष्यमित्र जो शुंग था वह मौर्य वंश का सेनापति था। बात समझ में आई? वो सेनापति के रूप में वहां पर कार्य करते थे, ठीक है ना। और मौर्य वंश का अंतिम जो राजा था उसका नाम क्या था? वृद्धर, जो उतना अच्छा नहीं था। उतना अच्छा कहने का मतलब एक बड़े राज को संभालने की जो योग्यता होती है राजा में, वो उसके पास उतना नहीं था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उसके अपने ही सेनापति से। इस वंश की स्थापना यानी शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया। इसके बारे में प्रमुख जानकारी पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ महाभाष्य से प्राप्त होता है। पतंजलि महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी पर ही टिका हुआ है। अब यहाँ पे दो नाम याद रखना है। पहला नाम कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। पिंगल किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा ही लिखा गया, ठीक है ना। और यहाँ पर महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। पतंजलि महाभाष्य को मौर्योत्तर काल का दर्पण कहा जाता है। मौर्योत्तर काल का दर्पण यानी मौर्योत्तर काल, मौर्य वंश जब समाप्त हो गया उसके बाद की स्थिति को समझने के लिए, जानने के लिए साहित्यिक स्रोत के रूप में महाभाष्य जो हम लोग को मिला वो पतंजलि का ही किताब। और अगर महाभाष्य है तभी आप मौर्योत्तर काल को आईने की तरफ देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। इसके अतिरिक्त कालिदास की प्रमुख रचना वाल्मीकि, विघ्नमित और गार्गी की प्रमुख रचना गार्गी संहिता से भी जानकारी मिलती है, ठीक है। यानी गार्गी के द्वारा लिखा हुआ गार्गी संहिता, ठीक है, और कालिदास का लिखा हुआ मालविका ज्ञानमित्र से भी प्राप्त होता है। कालिदास बहुत सारे पुस्तकों को लिखे हैं जिसमें मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, पुस्तकों का, उपन्यास का उन्होंने निर्माण किया, ठीक है। जिनसेन की रचना हरिवंश से भी इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा वंश चर्चा कर दिया शुंग वंश के बारे में, ठीक है ना। अलग अलग किस पुस्तकों से इसकी हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। इसमें लिखता है कि धनदेव के अयोध्या अभिलेख में हेलियोडोटस विदिशा स्थित गरुड़ ध्वज अभिलेख से भी इस वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अब ध्यान सुनो, धनदेव का लिखा हुआ कौन सा अभिलेख? अयोध्या अभिलेख। हेलियोडोटस का विदिशा स्थित कौन सा अभिलेख है? गरुड़ ध्वज। तो गरुड़ ध्वज अभिलेख के लेखक कौन है? हेलियोडोटस। इस वंश के बारे में जानकारी हुए है। इस वंश में कुल मिलाकर कितने शासक हो गए? 10। पहले पुष्यमित्र शुंग और नौवा भागपत्र और सबसे आंकड़ा देवभूति। देवभूति के बारे में इसलिए जानना है क्योंकि देवभूति को मार करके अगला शासक, अगला वंश की स्थापना हुई, जिस वंश को हम लोग कर्ण वंश के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? कौन वंश के बारे में? कर्ण वंश के बारे में। नाम थोड़ा सुन लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। नवे शासक के रूप में भागभद्र के काल में यूनानी राजदूत हेलियोडोटस भारत की यात्रा किया था। ये नाम एकदम याद रखना। यूनान की राजदूत का क्या नाम था? हेलियोडोटस, जो किसके शासन काल में? भागभद्र के काल में आया था। किसके काल में? भागभद्र के काल में आया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। इसके काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध किए गए। पहला युद्ध का नाम है विदर्भ का युद्ध और दूसरा यवन आक्रमणकारी के विरुद्ध किया गया युद्ध। बिहादुर जो है महाराष्ट्र का इलाका के अंतर्गत आता है और वहां पे चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में एक सेना का विदर्भ भेजा जिसमें उसकी विजय हो गई थी। यानी आपस में लड़ाई लड़ोगे तो दूसरा उसका फायदा उठाएगा।
वहां के महाराष्ट्र का जो इलाका था, वहां के स्थानीय राजाओं के द्वारा, छोटे छोटे राजाओं के द्वारा क्या हो रहा था, सत्ता को पाने के लिए, उत्तराधिकारी को पाने के लिए राजा के पुत्रों में क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। अग्निमित्र के सेनापति बनाकर वहां पर क्या किया, सेना को भेज दिया, और भेजने के बाद वो महाराष्ट्र का इलाका को क्या कर लिया, जीत लिया। इसके बारे में इस जानकारी की रचना कालिदास का लिखा हुआ मालकाभिगिन मित्र से मिलता है। मतलब इस विदुर युद्ध का जो वर्णन है वह कालिदास का किताब मालकाभिगिन मित्र से प्राप्त होता है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में भारतीय क्षेत्र में 2 बार यवन आक्रमण किया गया है। ठीक है, पहले अभियान में ड्रेमेटियस के द्वारा किया गया, जबकि दूसरे अभियान में मिनांडर यानी मिलिंद के द्वारा किया गया। इस दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजय हुए, और इस अवसर पर इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित करके किसको बनाया, विदिशा बनाया। याद रखेंगे कि अपनी राजधानी पहले कहाँ रखा था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से विदिशा ले गया कौन, किसने ले गया, पुष्यमित्र शुंग ने। वह 2 बार, ठीक है, पुष्यमित्र के समय भारतीय क्षेत्र पर 2 बार यवनों का आक्रमण हुआ, और पहला बार कौन किया था, ड्रेमेटियस किया था, दूसरा मिनांडर किया था, और दोनों में कौन जीत गया, पुष्यमित्र शुंग। इसीलिए 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। वो बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा विरोध करता था, बौद्ध धर्म को देख नहीं चाहता था, है ना। इसका प्रमाण दिव्य वरदान से प्राप्त होता है। हालांकि इसके काल में कई बौद्ध विहार का भी निर्माण कराया गया। विहार का मतलब होता है बड़ा बड़ा लॉन, बड़े बड़े रूम, बड़ा बड़ा बैठने की सभा स्थल, उसको हम लोग विहार बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसमें विहार जो बनवाया गया इसके शासन काल में बनाया गया। देखिए, बौद्ध धर्म का विरोधी शासक किसे कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग को। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची एवं भरौत के स्तूप का आकार दुगुना करवाया गया। वर्तमान में सांची के स्तूप का जो स्वरूप है वह पुष्यमित्र शुंग का ही, यानी सांची का स्तूप, भरौत स्तूप का निर्माण जो अशोक ने करवाया था, उसके आकार को क्या बनाया, दुगुना किसने किया, बड़ा किसने किया, किसने किया बच्चों, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी कहानी की। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस वंश का अंतिम राजा देवभूति था, जिसकी हत्या कर वासुदेव नामक सेनापति ने कर दिया था, और इसे शुंग वंश के स्थान पर एक नवीन वंश यानी नए वंश की स्थापना की, जिसे किसका नाम देते हैं, कन्ना वंश। ध्यान से सुनना, बिहद्रथ का सेनापति कौन था, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दिया बिहद्रथ का, मौर्य कालीन की खत्मा किया और नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, जिसका नाम देवभूति है। कौन है, देवभूति। और देवभूति को इस सेनापति कौन, वासुदेव ने क्या किया, हत्या किया। और वासुदेव के हत्या करने पर इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसने कौन वंश की स्थापना की, कन्न वंश की। इस प्रकार हम लोग जान गए कि कन्न वंश की स्थापना किसने किया, वासुदेव ने किया। किसने किया, वासुदेव ने। और इस शुंग वंश के काल में ही लगभग प्रथम शताब्दी में मनु नामक विद्वान ने मनुस्मृति नामक पुस्तक की रचना किया था, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जलाया था। ये मनुस्मृति की स्थापना किसने की, लिखा किसने, मनु नामक विद्वान ने किसकी रचना की, मनुस्मृति की रचना की। इस पुस्तक से भारतीय समाजी जीवन के बारे में जानकारी मिलती। मनुस्मृति का नाम आप लोग सुने भी होंगे। शुंग वंश के काल में अर्थव्यवस्था जातक ग्रंथ एवं मिलिंद पन्नो नामक पुस्तक से मिलता है। जातक ग्रंथ में कहा गया है कि इस काल में 18 प्रकार के व्यापारिक वर्ग विकसित हुआ करते थे। शुंग वंश के काल में सार्वत्रिक विकास कौन भाषा में हुआ था, संस्कृत भाषा में। चूंकि पाली भाषा उस जमाने में विकसित नहीं हो सका, क्योंकि शुंग वंश का राजा जो था वो क्या था, बौद्ध धर्म का विरोधी था। विरोधी होने के कारण बच्चों को क्या करता था, विकसित पर रोक लगा दिया था। ठीक है ना, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता था। ठीक है, चूंकि इन वंशों से एग्जाम में सवाल बहुत कम होता है, इसलिए सारे टॉपिक को क्या कर दिया गया है, छोटा करके रखा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले वंश के बारे में। ठीक है ना, जिस वंश का नाम कौन सा है, कन्न वंश। कौन वंश, कन्न वंश का प्रथम राजा जो है वो वासुदेव है। वासुदेव ने देवभूति को मारकर कन्न वंश की स्थापना की। कोई दिक्कत नहीं, कन्न वंश की स्थापना वासुदेव द्वारा किया गया। इस वंश में कुल मिलाकर कितने शासक हुए, 10। शुंग वंश में कुल 10 राजा हुए। ठीक है ना, कन्न वंश में कितने राजा हुए, 4। 4 राजाओं में से
ठीक है ना। अंतिम शासक सुशर्मा, जिसकी हत्या सिमुक नामक एक सामंत ने कर दिया और इसके द्वारा एक नया सातवाहन वंश की स्थापना किया। मतलब इसमें बहुत ज्यादा कार्यक्रम नहीं है, बात समझ गया ना, बहुत छोटा कार्यकाल रहा है। सुशर्मा आखिरी राजा हुआ और सुशर्मा को किसने टपका दिया? सिमुक, सामंती व्यक्ति था और उसको क्या कर दिया? मार दिया। सिमुक का स्थापना खत्म किया, तो सिमुक के बाद कौन आएगा? ठीक है ना, सिमुक का स्थापना किसने किया? सातवाहन वंश में, ठीक है। और ये मगध पर आक्रमण करने वाला, मगध पर शासन करने वाला आखिरी वंश कौन वंश? सातवाहन वंश। समझ आई? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन? सिमुक। तो अभी तक हम लोगों ने जितने सारे वंश पर है उसमें सबसे पहला कौन आया? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। कौन सार? बिंबिसार। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश पर है हम लोग? शिशुनाग वंश। कौन वंश? पैसा ना आदमी है तू लोग। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग, है ना। उसके बाद क्या आया? नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। फिर कौन आया? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद अभी पढ़े हो शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के बाद पढ़े हो कन्नव वंश। कन्नव वंश की स्थापना किसने की थी? कन्नव वंश के बाद कौन वंश आएगा? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक। सबकी अपनी अपनी कहानी है। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया, किसको मारकर? सुशर्मा को मारा। वासुदेव किसको मारा? देवभूति को मारा। पुष्यमित्र शुंग को किसको मारा? बिहदरथ को मारा। है देखो, बड़ी सीखने को मिलता है कि एक आदमी जब तक नहीं मारा जाएगा तब तक दूसरा पैदा नहीं लेगा, वो अस्तित्व में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य किसको मारा? घनानंद को मारा। तो कहने का मतलब क्या है? प्रोसेस समझ में आ रहा है? एगो को टपका है, एगो के टपका, एगो फिर उसी तरह और सब टपका के क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। मारते जाएगा, बनते जाएगा राजा। हालांकि ये बात ऊपर से नीचे आई है, लेकिन हमको समझाने के लिए नीचे से ऊपर तक ले गए, ठीक है। तो हम लोग कण्व वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ बातें जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं पूर्वी भारत के बारे में। यह मगध साम्राज्य का वह ऐसा इलाका है जिस इलाका को थोड़े समझने की जरूरत है। बच्चों, अब लोग प्राचीन भारत को लगभग खत्म करने के कगार पर है, ठीक है ना। प्राचीन भारत को समेटेंगे गुप्त वंश के बाद, ठीक है ना। तो प्राचीन भारत को एक लिमिटेशन में हम लोग क्रॉप करने वाले, खत्म करने वाले हैं। ध्यान सुनना, पूर्वी भारत कलिंग राजा जहां का खारवाल था, खारवाल के बारे में जानकारी एकमात्र स्रोत है जिसका नाम है हाथी गुफा अभिलेख। तो पूर्वी भारत के रूप में क्या था? कलिंग का राजा कौन सा? खैरवाल। उस खैरवाल के बारे में कहां से जानकारी मिले? हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में अवस्थित हाथी गुफा उत्कीर्ण है। अभी कहाँ है भुवनेश्वर? उड़ीसा की राजधानी, जानते हो ना उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। वो किस इलाका में है? पूरब में है। भारत का मैप जब देखिएगा तो पूर्वी भारत में, अच्छा हम लोग बोलते हैं पूरब में बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में बगले में कौन सटल है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, है ना। इसीलिए उड़ीसा के भुवनेश्वर में कौन गुफा है? हाथी गुफा। कौन गुफा? हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है ना। और कौन सा पर्वत? उदयगिरी पहाड़ी पर अवस्थित है। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के शासक काल में 13वीं वर्ष तक की जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल का कौन सा वंश है? चेदी वंश। चेदी वंश का मूल पुरुष कौन है? मेघवाहन। इसलिए चेदी वंश का कभी कभी मेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। खारवेल इस वंश का तीसरा शासक था। बात समझ रहे हो? याद रखना, कलिंग राजा कौन सा? खारवेल। कौन इलाका में मारा जाता है? पूर्वी में। खारवेल के बारे में जानकारी हाथी गुम्फा से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर उदयगिरी पहाड़ी के पास अवस्थित है। उसमें यह जानकारी प्राप्त होता है कि खारवेल वंश का
किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से। उस वंश चेदी वंश का वो कैमा राजा था? तीसरा राजा। कैमा राजा? तीसरा राजा। चेदी वंश का मूल पुरुष नाम जो है वो कौन सा है? मेघवाहन के नाम से जानते, इसीलिए इस वंश को कभी काल मेघवाहन के नाम से मेघवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि खारवाल अपने शासन के 5वें में नंदों के द्वारा निर्मित नहर का पुनरुद्धार का है। नंदवंश, नंदवंश ने जो बनाया था, क्या बनाया था? नहर। उस नहर का पुनरुद्धार मतलब उसकी साफ सफाई, उसकी खुदाई, जो जाम लग गया था उसको साफ काट फूट के ऐसा निर्माण कराने वाला कौन था? खारवाल था। कब ने? अपने 5वें वर्ष के शासनकाल में। खारवाल ने अपने शासन के 8वें और 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? मगध पर। खारवाल ने अपने दूसरे अभियान में 12वें वर्ष में जैन मुनि या जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की वह मूर्ति भी उठा लाए जो कभी नंदों ने विजय प्रतीक के रूप में कलिंग से उठाकर मगध ले गया था। देखो यहाँ ध्यान से, मैं आपको चर्चा कर रहा था, बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक मौर्यों का इलाका था। इस पश्चिम बंगाल के इलाका वाला, ठीक है ना, उड़ीसा का इलाका है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं था। तो इस इलाका में खारवाल रहा करता था। बात समझ गए? तो ये नजर गड़ाया हुआ था किस पर? मगध पर। ठीक है ना, क्योंकि वो देख रहा था कि मगध अब कमजोर पड़ रहा है, तो हमको उस पर क्या करना है? आक्रमण करना है। और आक्रमण भी किया। खारवाल अपने दूसरे अभियान में 12वें वर्ष में जैन मुनि या जैन शीतलनाथ मूर्ति भी उठा करके लेके आया। ठीक है, और उसको प्रतीक के रूप में कलिंग से उठाकर मगध ले गया था। कहां से ले गया था? कलिंग से उठाकर कहां ले गया? मगध पर। जिसको, ध्यान सुनो, नंद ने कभी कलिंग को जीता था, नंद ने कभी कलिंग से उठा करके मगध ले गया। आज समय बदला है, ठीक है ना, तो फिर उसको उठा करके कौन? दूसरा लेकर भाग गया। ठीक है, खारवाल ने अपने शासक के 13वें वर्ष में उदयगिरी एवं खंडगिरी की पहाड़ी की कुछ गुफाएं जिसमें 16 जैन मुनि को दान में दे दिए थे, यानी जैन मुनियों को क्या कर दिया था? दान में दे दिया था। ऐसा वहां पर देखने को, सुनने को प्राप्त होता है। तो हम लोग पूर्वी भारत के बारे में थोड़ा जाने हैं। अब हम लोग को पढ़ना है पश्चिमी भारत के बारे में, तो पश्चिमी भारत हम लोग कल करेंगे। ये इलाका जो भारत का जो है, हम लोग मगध का जो इलाका है वो भारत का मिड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट। और इस मिड पॉइंट के बगल वाला पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, ठीक है ना, और उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत में जो जो पार्ट बचता है उस जमाने में, उस समय पढ़ेंगे। तो पूर्वी भारत का शासक एकमात्र कौन था? खारवाल। और खारवाल में जो ज्यादा फेमस है कौन सा वंश? चेदी वंश। ठीक है ना, याद रखिएगा, चेदी वंश का तीसरा राजा खारवाल। ठीक है ना, और खारवाल जो है अपने शासन के 12वें वर्ष में मगध पर शासन किया, मगध पर आक्रमण किया। उस जमाने में जैन मुनि का, ठीक है ना, मूर्ति भी वो क्या करता है? उठा करके वापस लेके चला आता है। ठीक है ना, जो कभी नंद जो है कलिंग से उठा करके मगध की तरफ ले गए थे। समझ में आई? तो ये सारी चर्चा रह गई। अब हम लोग पश्चिमी भारत अगले क्लास में करेंगे।